हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप सभी को पता है हर टीचिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, केवीएस के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है, ना ही उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्लास 6 का चैप्टर 8, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। उससे पहले हमारा चैप्टर 7 तक, क्लास 6 का चैप्टर 7 तक जो है हमारी क्लासेस हो चुकी है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 8 है वो है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक क्या था? एक अनोखा सम्राट था। अनोखा क्यों जाना जाता है? पहला तो ये अपनी वीरता के लिए भी जाने जाते हैं और दूसरा इन्होंने युद्ध का त्याग किया था, ठीक है। अपनी वीरता के लिए तो जाने ही जाते हैं और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने युद्ध का त्याग किया था, यानी युद्ध करना छोड़ दिया, उन्हें त्याग दिया और क्या करने लगे वो सब जगह अपने धर्म का जो है प्रचार करना शुरू कर दिए, सभी को शिक्षा देना शुरू कर दिए, ठीक है। अशोक जो थे वो क्या थे? उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो हर जगह जा के करना शुरू कर दिए थे। अपने पुत्र और पुत्री को भी उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत जगह भेजा और खुद भी वो जाया करते थे और सभी को शिक्षा दिया करते थे, यानी उन्होंने युद्ध का पूरी तरह से त्याग दिया था, ठीक है। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं, जो जो हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। बिंदुसार का क्या था? उत्तराधिकारी था। कौन? अशोक था। अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र था। जो पुत्र होगा वही तो उसका उत्तराधिकारी बनेगा ना। तो अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र था और अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ, यानी कि उसके बाद वो गद्दी पे बैठा, वो राजा बना और मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। और कौन से साम्राज्य पर उन्होंने शासन किया था? उन्होंने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था, यानी अशोक जो थे वो मौर्य साम्राज्य के शासक थे। मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था और किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। शासन तो इन्होंने किया, लेकिन मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है, स्थापना वो किसने किया था? तो अशोक के दादा ने किया था। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब? 2300 साल पहले, ठीक है। अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता बिंदुसार थे और इसके जो दादाजी थे वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। याद रखिएगा, जहां मौर्य साम्राज्य की स्थापना का बात आता है तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य और मौर्य याद रहेगा कि जहाँ पे आए स्थापना की बात कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जिसके नाम पे मौर्य लगा होगा उसी ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अशोक के दादाजी थे। अशोक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया, लेकिन स्थापना जो मौर्य साम्राज्य का है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, यानी अशोक के दादाजी ने किया था। कब? 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, वो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त की सहायता। अब जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की उन्होंने, ठीक है, उसमें उसकी मदद किसने की थी? इसमें
इसमें मदद उनकी कौटिल्य और या चाणक्य ने की थी। ठीक है, घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। घनानंद को हराने में क्या कहते हैं, चाणक्य या फिर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका हाथ था सहायता में, तो चाणक्य का भी उसमें सहायता था, उसमें हाथ था। ठीक है, तो अगर पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता जो है किसने की थी, तो चाणक्य ने, चाणक्य या कौटिल्य, दोनों में से इनका ये दोनों नाम है। आप दोनों में से कुछ भी, ऐसा नहीं कि कौटिल्य रहे तो आप ये कहते रहे कि हमने चाणक्य पढ़ा है, हमने चाणक्य पढ़ा है। कौटिल्य रहता है तो कौटिल्य पे टिक कीजिए, चाणक्य रहता है तो चाणक्य पे टिक कीजिए। ठीक है, अब इसके चक्कर में मत रहिए कि हमने चाणक्य पढ़ा है तो कौटिल्य दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी, दोनों नाम है। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य के विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अब अगर पूछता है चाणक्य के विचार किस में मिलते हैं, तो अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं, या कौटिल्य के विचार अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। ये दो है, दो नाम जो है ये एक ही इंसान के हैं। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य के विचार हमें अर्थशास्त्र नाम के किताब में मिलते हैं। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब अशोक राजगद्दी पे बैठ रहा था, मौर्य साम्राज्य का जब राजा बन रहा था, उस समय वो अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पे बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। पुराणों में क्या कहा जाता है अशोक को, अशोक वर्धन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना, क्यों, क्योंकि वो अशोक बिंदुसार का पुत्र था, तो जो पुत्र होगा वही तो उसका उत्तराधिकारी बनेगा, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। उन्होंने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया, और मौर्य साम्राज्य पर शासन किया अशोक ने, लेकिन मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जहाँ मौर्य आए समझ जाइए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। ठीक है, जिसने 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी जैन धर्म को वो मानते थे। ठीक है, अब चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी, तो कौटिल्य या चाणक्य ने की थी उसकी सहायता। और चाणक्य या कौटिल्य के जो विचार है, जो उसके थॉट्स है, जो वो सोचते थे, वो सारे विचार, ठीक है, वो सब किस में देखने को मिलता है, तो अर्थशास्त्र में मिलता है। क्लियर है, अर्थशास्त्र में नामक किताब में चाणक्य या कौटिल्य के विचार देखने को मिलते हैं। राजगद्दी पे बैठने से पहले अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। जब वो राजगद्दी पे बैठने वाला था उससे पहले वो अवंती का राज्यपाल था। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन, अशोक को पुराण जहाँ आए, जहाँ पुराण की बात आ जाए, यानी वर्धन, अशोक वर्धन के नाम से अशोक वर्धन कहा गया है पुराणों में, किसे, अशोक को। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने किस धर्म की दीक्षा ली थी, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और इसी का प्रचार प्रसार में वो लग गए थे, लोगों को इसकी शिक्षा देना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। खुद तो प्रचार प्रसार कर ही रहे थे, खुद तो बौद्ध धर्म का प्रचार कर ही रहे थे, और साथ ही साथ अपने पुत्र और पुत्री को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हर जगह भेजते थे, जिसमें से एक हमारा श्रीलंका था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। किसे, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। ये जो बौद्ध धर्म की दीक्षा थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्हें उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। ठीक है, उपगुप्त,
बौद्ध भिक्षुक थे। क्लियर है? बौद्ध धर्म की जो दीक्षा थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दी थी? तो उपगुप्त ने दी थी। उपगुप्त कौन थे? एक बौद्ध भिक्षु थे जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और इसमें उन्होंने युद्ध को भी त्याग दिया और साथ ही अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ठीक है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में शिलालेख जो होता है उसका प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने किया था। शिलालेख है क्या? शिलालेख पत्थर पर खोदा गया एक लेख है। शिलालेख क्या है? पत्थर पे खोदा गया एक लेख है जिसे पत्थर पे खोद के लिखा जाता था। ठीक है, वो ना हट सकता है ना उसे मिटाया जा सकता है, वो पत्थर पे खोदा जाता था। ठीक है। शासक अपने आदेश को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग देख सके, पढ़ सके। ये शिलालेख होता क्या था? भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। शिलालेख होता है एक पत्थर पे खुदा हुआ लेख जिसपे बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने क्या किया था? खुदवा के लिखा था, जिससे क्या हो सके, लोग उसे पढ़ सके और समझ सके, बौद्ध धर्म के बारे में जान सके। ठीक है, उसकी शिक्षा के बारे में जान सके। क्लियर? तो याद रहेगा, भारत में शिलालेख का प्रचलन जो था सर्वप्रथम, शिलालेख का जहां बात आता है, शिलालेख का प्रचलन, शिलालेख मतलब पत्थरों पे खुदवाना। ठीक है, खुदवा के लिखा गया था, उसका प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख में 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले शिलालेख जो है, भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था। शिलालेख क्या है? जो पत्थरों पर खुदवा के लिखवाया जाता था। उन्होंने बौद्ध धर्म के शिक्षा के बारे में लिखा, बौद्ध धर्म के बारे में लिखा ताकि लोग उसे पढ़े, उसे जान सके। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन था? एक था शिलालेख जो पत्थरों पे खुदवा के लिखे जाते थे। ठीक है, वो कुछ भी लिखे जा सकते हैं। कोई शासक जो होते थे उनके आदेश को भी लिखे जा सकते थे ताकि लोग उसे देख सके, पढ़ सके और उसका पालन करें। ठीक है। स्तंभ लेख दूसरा जो हमारा था अभिलेख, वो स्तंभ लेख था, और तीसरा गुहा लेख। अब ये क्या है? शिलालेख तो आप लोग समझ गए, ये पत्थरों पर खोदा गया लेख होता था, यानी पत्थरों पे खोद के लिखा जाता था। ठीक है। अब जो स्तंभ लेख है वो क्या है? तो स्तंभ लेख जो है वो प्राचीन समय में कोई भी राजा अपनी उपलब्धि, जैसे युद्ध में विजय कब और किसके जीता, भवन, किला आदि उपलब्धि जो होता है, वो राज, युद्ध, विजय आदि के बारे में इतिहास लिखने के रूप में एक स्तंभ यानी एक पिलर बनाया जाता था। उस पर इन सब उपलब्धियों के बारे में लिखा जाता था। स्तंभ लेख मतलब समझ जाइएगा, स्तंभ यानी कि एक पिलर। ठीक है। अब इस पिलर में क्या होता था? राजा जो है अपने उपलब्धि के बारे में, अपने किले के बारे में, अपने विजय के बारे में, अपना महान जो उनका लोगों के लिए जो भी करते थे, उन सभी चीज़ों के बारे में वो इस पिलर में लिख देते थे। ठीक है, ताकि लोग इसे देखे, पढ़े और समझे कि राजा वो कैसे थे। ठीक है, तो इस पिलर में लिख दिया जाता था, वो होता था स्तंभ लेख। जहां शिलालेख का बात आए तो याद रखिएगा, पत्थरों पर खुदा हुआ एक लेख होता था। स्तंभ लेख का बात आए तो समझ जाइएगा, एक स्तंभ यानी कि एक पिलर होता था जिसमें राजा की सभी महान कार्य, युद्ध, विजय, ये सभी चीजों के बारे में लिखा जाता था। क्लियर है यहां तक? अब गुहा लेख, ये क्या होता था? गुहा का मतलब होता है गुफा और लेख का मतलब लिखा हुआ, लिखा हुआ। ठीक है, गुहा मतलब होता है गुफा
और लेख का अर्थ होता है लिखा हुआ, यानी गुफा के भीतरी दीवारों पर लिखे गए लेख को गुहा लेख कहा जाता है। क्लियर? गुफा के भीतर, गुहा मतलब होता है गुफा, लेख मतलब होता है लिखा हुआ, यानी गुफा के भीतर जो लिखा हुआ लेख होता था उसे कहते थे गुहा लेख। अब इसमें जो होता था, मौर्यकालीन राजा द्वारा गुफा के मुख्य अंदर की दीवारों में उस समय कलाओं और राजा की कल्पना अंकित या लेख लिखने को ही गुहा लेख कहते थे। उस समय राजा क्या करते थे, मौर्यकालीन जो राजा होते थे वो क्या करते थे, गुफा के अंदर अपने लेखों को, अपने विचारों को वो लिखते थे। ठीक है, उसे ही कहा जाता है गुहा लेख। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग समझ गए शिलालेख जो पत्थरों पर लिखा जाता है, ठीक है, वो लेख होता है। स्तंभ लेख, एक स्तंभ बना होता है, यानी एक पिलर बना होता है जिसमें राजा जो है अपने विजय, अपने युद्ध के बारे में, अपने दया दिली के बारे में, ये सब चीजें वो लिखते थे। गुहा लेख, गुहा मतलब गुफा होता है, लेख मतलब लिखा हुआ, यानी गुफा के अंदर लिखा हुआ। वो क्या होता था, मौर्यकालीन जो राजा होते थे वो अपने विचार जो है, कोई भी चीज अपने बारे में वो गुफा के अंदर लिखते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वंश किसे कहते हैं। वंश किसे कहते हैं, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है, यानी एक के बाद एक। जैसे आज आप राजा बने हो, कल आपका पुत्र बनेगा, फिर उसके बाद उसके पुत्र बनेगा। ये जो होता है एक क्रम चलता रहता है, मेरे पिता के पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र, ये जो एक क्रम है तो उसे ही वंश कहते हैं। जैसे मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे। हमारा जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे। ठीक है, कौन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ठीक है, ये 3 थे मौर्य वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त, याद रखिएगा चांद से। कैसे याद रखना है, कौन किसका पुत्र था, कौन किसके बाद गद्दी पे बैठा, तो पहले चंद्रगुप्त, पहले याद रखिएगा, पहले चांद आता है। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त। उसके बाद बिंदुसार, यानी एक छोटा सा बिंदु, यानी हम इसे मान सकते हैं कि छोटा सा बिंदु है तो ये तारा होगा, जो हमें नीचे से कैसा दिखता है, एक बिंदु के समान दिखता है। तारा आप लोग को कैसा दिखता है, इस शेप में तो नहीं दिखता है, आप लोग को एक छोटा सा बिंदु दिखता है, तो याद रखिएगा बिंदु यानी कि तारा। फिर उसके बाद अशोक, यानी एक चक्र, अशोक चक्र, एक चक्र, यानी आप लोग कह सकते हैं ये सूर्य को समझ सकते हैं, गोल चक्र है तो हम सूर्य भी समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले मौर्य वंश का जो राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि हमारा चांद था। ठीक है, आधा चांद जो है। फिर उसके बाद हुआ बिंदुसार, यानी तारा, एक छोटा सा बिंदु। ठीक है, तारा है यानी छोटा सा बिंदु है। उसके बाद गोल सा सूरज आ गया, यानी कि अशोक आ गया, अशोक चक्र आ गया, गोल सा सूरज। ठीक है, यानी अशोक हुआ। अब चंद्रगुप्त जो था वो बिंदुसार का पिता था। ठीक है, और बिंदुसार जो था वो अशोक का पिता था। क्लियर है, अशोक का पिता था। याद रहेगा सबसे पहले चांद है, मौर्य वंश का सबसे पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य यानी चांद। उसके बाद चांद के बाद चांद तारा आता है। ठीक है, चांद के बाद तारा आता है यानी बिंदुसार होगा, एक छोटा सा बिंदु जो हमें दिखता है तारा के रूप में, ऊपर बिंदु दिखता है तो वो हो गया बिंदुसार। अब उसके बाद अब ये चांद और तारा का मैटर खत्म हो गया, अब पूरा का पूरा सूर्य दिखेगा हमें, है ना। चांद और तारा का मैटर खत्म यानी रात खत्म, अब हमें सुबह होगी यानी सूर्य दिखेगा यानी अशोक। ठीक है, गोला चक्र यानी अशोक, यानी उसके बाद कौन बना, अशोक बना। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा मौर्य साम्राज्य की राजधानी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तक्षशिला और उज्जैन प्रांतीय राजधानी थी। राजधानी कौन थी मौर्य साम्राज्य की? पाटलिपुत्र थी, लेकिन तक्षशिला और उज्जैन जो थी वो क्या थी? तक्षशिला और उज्जैन जो है वो प्रांतीय राजधानी थी। यहाँ पर राजकुमार को राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। तक्षशिला और उज्जैन में क्या कहता था? राजकुमार को राज्यपाल बनाकर या गवर्नर बनाकर के भेजा जाता था वहाँ के देख रेख के लिए। क्लियर है? और जो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, 1 मिनट, पाटलिपुत्र जो राजधानी थी वहाँ राजा का सीधा नियंत्रण होता था। यानी वहाँ के जो राजा होते थे उनका नियंत्रण, सीधा नियंत्रण जो होता था वो राजधानी पे होता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, राजा का नियंत्रण जो है राजधानी पे पूरी तरह रहता था। लेकिन उसकी जो तक्षशिला और उज्जैन जो प्रांतीय राजधानी है वहाँ राजकुमार को राज्यपाल या गवर्नर बना करके भेजा जाता था। ये प्रांतीय राजधानी क्या है? तो प्रांत एक प्रादेशिक इकाई है जो लगभग हमेशा एक ही देश या राज्य के अंतर्गत एक प्रशासकीय खंड होता है। यानी एक ही देश और एक ही राज्य के अंतर्गत एक प्रशासकीय खंड होता है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और प्रांतीय राजधानी जो है वो क्या है? वो तक्षशिला और उज्जैन है। प्रांतीय राजधानी तक्षशिला और उज्जैन है। वहाँ पे राजकुमार को राज्यपाल और गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। क्लियर है? तक्षशिला कैसा मार्ग था? प्रांतीय राजधानी तो समझ गए कि तक्षशिला और उज्जैन है, लेकिन तक्षशिला कैसा मार्ग था? यह उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए क्या था? आने जाने का ये मार्ग था। कौन? तक्षशिला। और उज्जैन जो था ये उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग में पड़ता था। यानी उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाला जो मार्ग होता था वहाँ पे उज्जैन पड़ता था। क्लियर है? तक्षशिला जो है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में आने जाने का मार्ग था, और उज्जैन जो था वो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत जाने वाले मार्ग में पड़ता था उज्जैन। क्लियर है? नेक्स्ट है साम्राज्य से कर कैसे इकट्ठा किया जाता था। अब साम्राज्य से कर जो है उसे किस तरह इकट्ठा किया जाता था, यानी टैक्स जो है वो कैसे इकट्ठा किया जाता था। तो क्या किया जाता था? साम्राज्य जो था बहुत बड़ा था, इसलिए कर इकट्ठा करने के लिए राजा जो होते थे वो अधिकारियों को की नियुक्ति करता था, जिससे कुछ अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। राज्य जो था यानी कि साम्राज्य जो था वो बहुत ही बड़ा था। ठीक है, और इतने बड़े साम्राज्य में कर इकट्ठा करना क्या होता था? मुश्किल होती थी। तो इसके लिए राजा क्या करता था? कर को इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को की नियुक्ति करता था। यानी अधिकारियों को नियुक्त करता था कि कौन इसे कर जो है वसूलेगा। उसके लिए अधिकारी नियुक्त करता था और उसे वेतन भी दिया जाता था कर वसूलने के लिए। ठीक है, उसकी नियुक्ति भी होती थी, यानी राजा उसे नियुक्त भी करता था कर वसूलने वाले अधिकारियों की, और साथ ही साथ उसे वेतन भी देता था उसके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है कर और नजराना में क्या अंतर है। कर यानी टैक्स और जो नजराना होता है उसमें क्या अंतर होता है? कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते हैं, यानी कर जो है एक टैक्स जो है उसे नियमित तौर पे इकट्ठा किया जाता था कि हर किसी को इतना देना है, इतना कर उसे देना है, ये एक नियमित ढंग से इकट्ठा होता था। लेकिन नजराना जो होता था, नजराना यानी किसी को अपने इच्छा से देना। ठीक है, किसी चीज़ से खुश होना, अपनी इच्छा से किसी को देना। तो वही नजराना जो है अनियमित और ऐसे लोगों से लिया जाता था जो स्वेच्छा से इसे देते थे, यानी जो अपनी मर्जी से देना चाहते थे, वो अपनी मर्जी से देते थे, उसे नजराना कहा जाता था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी अभिलेख
अशोक जो थे वो पहले ऐसे शासक थे जिसने अभिलेख के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। यानी वो क्या बोलना चाहते, उनके क्या विचार थे, उनके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए वो पहले ऐसे शासक थे जिसने अपने संदेश को अभिलेख के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की। क्लियर है? तो अभिलेख जो है वो है क्या? तो अभिलेख जो होता है एक लेख होता है, महत्वपूर्ण लेख होता है, एक दस्तावेज होता है, यानी कि एक रिकॉर्ड होता है। किस चीज़ पे? ये ताम्रपत्र, पत्थर आदि पे खुदा हुआ जो एक लेख होता है, यानी ये ताम्रपत्र पे मिलता है या फिर आपके पत्थरों पे खुदा हुआ जो एक लेख होता है वही होता है आपका अभिलेख, यानी कि एक दस्तावेज, एक रिकॉर्ड। उस समय के जो अशोक है क्या बोलना चाहते हैं, उनके क्या विचार थे, उन सभी का एक रिकॉर्ड, ठीक है, वो होता है अभिलेख, जो ताम्रपत्र में भी लिखे जाते थे और पत्थरों पे भी खुदवा के लिखा जाता था। क्लियर है यहाँ तक? और अशोक जो थे वो मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक भी थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? धम्म किस शब्द का प्राकृत रूप है? तो धम्म जो है वो धर्म शब्द का प्राकृत रूप है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ प्रकृति का नियम, यानी प्रकृति के जो नियम है, पहले से बने हुए प्रकृति द्वारा जो नियम होते हैं उसे कहा जाता है धम्म, यानी धर्म। ठीक है, तो जहाँ धम्म आए, धम्म किस शब्द का प्रकृत रूप है? तो ये धर्म का है, धर्म का, धर्म का प्रकृत रूप है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति के नियम, यानी प्रकृति द्वारा कुछ बनाए गए नियम है जिन नियम को इंसान को मानना चाहिए। ठीक है, तो अशोक ने धम्म की शिक्षा जगह जगह जाकर देने के लिए धम्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की थी। क्या चीज के लिए? अशोक ने धम्म की शिक्षा, धम्म यानी धर्म, ठीक है, धर्म की, यानी अशोक ने धर्म की शिक्षा जगह जगह जाकर देने के लिए धम्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की थी। यानी हर जगह जगह जा करके धर्म की शिक्षा देना है। धम्म मतलब होता है धर्म, ठीक है, यानी धम्म की शिक्षा देना है, धर्म की शिक्षा देना है, उसके लिए जगह जगह जा करके धम्म महामात नाम के अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। धम्म महामात यानी हर जगह जा जाके, धम्म मतलब होता है धर्म, जिसका प्राकृतिक जो रूप होता है धम्म का, धर्म होता है महामात, ठीक है, धर्म महामात नाम के अधिकारी होते थे, उन्हें नियुक्त किया जाता था धम्म की शिक्षा जगह जगह जाके देने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? धम्म की शिक्षा को जगह जगह जाके देने के लिए धम्म महामात नामक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, ताकि वो हर जगह जाए और धम्म यानी कि धर्म की शिक्षा दे सके। क्लियर है? अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। अब अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए, धम्म मतलब धर्म, ठीक है, जिसका प्रकृति रूप क्या है? धम्म का धर्म है। तो अशोक ने धम्म के विचार को, यानी धर्म का जो विचार होता था उसको प्रसारित करने के लिए, यानी जगह जगह पे फैलाने के लिए वो कहाँ कहाँ गए थे? सीरिया गए, मिस्र गए, ग्रीस गए और श्रीलंका गए, और अपने दूत को भेजा। अपने दूत को भेजते थे कि जगह जगह पे जा करके वो धम्म का जो विचार होता था, धर्म के जो विचार होते थे, यानी धर्म की जो शिक्षा होती थी, धर्म क्या कहना चाहता है धर्म के बारे में, वो हर जगह जा जा के उसका प्रचार कर सके, प्रसार कर सके, इसलिए वो अपने दूत को भेजा करते थे। और कहाँ कहाँ पे? सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में और श्रीलंका में अपने दूत को उन्होंने भेजा था। श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री को भी अशोक ने भेजा था। क्लियर है? कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है किसका प्राचीन नाम है? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। क्लियर है? कलिंग किसका प्राचीन नाम है? तो तटवर्ती उड़ीसा का। ठीक है, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर पश्चिम
भारत जो था, हमारे अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम जो भारत था वो कंबल के लिए, और दक्षिण भारत जो था वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, उत्तर और पश्चिम भारत किस चीज के लिए? कंबल के लिए, और दक्षिण भारत जो था वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर रहेगा? ठीक है, जहाँ दक्षिण का बात आ जाए, यानी ये जो दक्षिण भारत है ये किस चीज के लिए? दक्षिण का नाम आ जाए तो याद रखिएगा, दक्षिण सोने के लिए, मतलब सोना, ठीक है, और कीमती पत्थरों के लिए। ठीक है, और जहाँ उत्तर और पश्चिम का बात आ जाए, यानी उत्तर और पश्चिम का जहाँ बात आ जाए तब कंबल के लिए। याद रहेगा, उत्तर पश्चिम भारत जो है वो कंबल के लिए प्रसिद्ध है, और जो दक्षिण भारत है वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मेगास्थनीज पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मेगास्थनीज कौन था? पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, याद रहेगा, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। ठीक है, हमारा उत्तर और पश्चिम भारत से जहाँ उत्तर और पश्चिम भारत का बात आए तब क्या हो जाएगा? कंबल के लिए, और दक्षिण भारत का बात आए तो सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण कब शुरू किया था? यानी चीन के जो सम्राट थे उन्होंने चीन का दीवार जो था उसका निर्माण कब शुरू किया था? तो लगभग 2400 वर्ष पहले शुरू किया था। चीन के दीवार का निर्माण 2400 वर्ष पहले शुरू किया था। चीन की दीवार बनाने का जो उद्देश्य था, यानी ये किस लिए बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना, यानी जो पशुपालक लोग होते थे उससे उत्तरी सीमा की रक्षा करना, इसलिए उन्होंने चीन की दीवार बनाना शुरू किया। चीन का दीवार बनाने का क्या उद्देश्य था, क्यों बना रहे थे? ताकि उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से, मतलब उत्तरी सीमा जो है उसकी पशुपालक लोगों से रक्षा की जा सके। ठीक है, अब चीन की दीवार की लंबाई कितनी थी? तो लगभग 6400 किलोमीटर तथा हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, यानी बुर्ज बने हुए थे। कैसे? चीन की दीवार की लंबाई 6400 थी, 6400 किलोमीटर तथा हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बना होता था। बुर्ज क्या होता था? बुर्ज मतलब एक छोटा टावर। ठीक है, बुर्ज मतलब होता है एक छोटा सा टावर जिससे वो लोग निगरानी रख सके। ठीक है, एक छोटा सा टावर होता था जिससे हर 100 और 200 मीटर की दूरी पर बनी होती थी, किस लिए? निगरानी के लिए। क्लियर है? चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण 2400 वर्ष पहले शुरू किया था। क्यों किया था? इसका उद्देश्य क्या था? ताकि उत्तरी सीमा की पशुपालकों से रक्षा की जा सके, उत्तरी सीमा का रक्षा किया जा सके पशुपालकों से। चीन की दीवार की लंबाई 6400 थी, ठीक है, किलोमीटर तथा हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने होते थे। बुर्ज मतलब होता है छोटा टावर जिसे निगरानी के लिए बनाया जाता था। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपका चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है एक बार वो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने इसमें अशोक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अशोक कौन थे? अशोक मौर्य साम्राज्य में के शासक थे। ठीक है, बिंदुसार के पुत्र थे और सबसे महान शासक कौन थे मौर्य साम्राज्य के? तो अशोक थे। और मौर्य साम्राज्य जो था उसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। ठीक है, जिसमें उनकी मदद किसने की थी? तो कौटिल्य ने की थी, यानी चाणक्य ने की थी।
क्लियर है। वंश किसे कहते हैं? वंश यानी एक ही परिवार के लोग एक के बाद एक राजा बन रहे हैं, जैसे कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पिता थे, बिंदुसार जो थे वो अशोक के पिता थे। याद कैसे रखना है? चांद जो है सबसे पहला जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्हें चांद से, जो बिंदुसार है उन्हें बिंदु से, यानी एक तारे को हम लोग कैसे देखते हैं? बिंदु के रूप में। फिर उसके बाद अब ये तारा और चांद का सिस्टम खत्म, रात खत्म, अब सुबह एक गोल सा अशोक यानी कि सूर्य। ठीक है, तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य हुए, फिर उसके बाद बिंदुसार हुए, बिंदु जिसे तारा समझे, फिर बाद में अशोक यानी एक सूर्य के समान। अब रात का बैटल खत्म, अब सुबह हो गया यानी सूर्य, अशोक। ठीक है, अशोक सबसे महान सम्राट थे मौर्य वंश के। ठीक है, अब इसकी जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र पर राजा का जो है वो सीधा नियंत्रण रहता था। क्लियर। और इसकी जो प्रांत राजधानी थी वो क्या थी? वो तक्षशिला और उज्जैन थी उसकी प्रांत राजधानी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? कर वसूलने का तरीका। अब साम्राज्य जो था वो तो बहुत बड़ा था, तो कर वसूलने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे वेतन भी दिया जाता था। समय समय पे उन्हें कर वसूलने के लिए वेतन दिया जाता था। अब जो कर होता था, कर और नजराना में क्या अंतर होता था? कर जो होता था वो नियमित ढंग से लिया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, और नजराना जो है वो लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से देते थे। ठीक है, तो कर था आपका नियमित रूप से लिया जाता था, और नजराना अनियमित रूप से, यानी लोगों की इच्छा के अनुसार वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से वो देते थे। ठीक है, अब हमने पढ़ा था क्या? अशोक जो थे वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता में अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। ठीक है, अशोक ही पहले शासक थे जो अभिलेख के द्वारा जनता में अपने जो संदेश है वो पहुंचा रहे थे, यानी अपनी शिक्षा को, अपने विचार को पहुंचा रहे थे। और जो धर्म होता है वो किसका प्राकृतिक रूप था? तो धर्म का। धर्म का मतलब प्राकृतिक का नियम, यानी प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं। ठीक है, अब अशोक जो थे वो धर्म की शिक्षा को जगह जगह जाकर देने के लिए धम्म महामात नामक अधिकारियों को नियुक्त किए थे, जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा देते थे। उन्हें धम्म महामात अधिकारी कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद अशोक ने धर्म के विचार जो होते थे, यानी धर्म का जो विचार होता था उसे प्रसारित करने के लिए सीरिया गए, मिस्र गए, ग्रीस गए और श्रीलंका गए। उसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा कलिंग जो है वो किसका प्राचीन नाम था? तो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। क्या? कलिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट्स हो तब तो कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।